नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे बेशक एमपी की सियासी तकदीर तय करेंगे, लेकिन ये उपचुनाव ग्वालियर चंबल की 16 सीटों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकद्दर भी लिखकर जाएंगे। ये नतीजे बताएंगे कि अपने समर्थक विधायकों के साथ एक झटके में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया का ये फैसला उनकी सबसे बड़ी सियासी भूल थी या समय के साथ खेला गया चोखा दांव। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एमपी में कांग्रेस के बड़े नेता और बड़ी तादाद में उनके समर्थक पार्टी से इसलिए निकल गए क्योंकि कांग्रेस उन्हें संभाल नहीं पाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं, बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। सवाल यहीं से खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस में किनारे कर दिया सिंधिया बीजेपी में संभाल लिए जाएंगे? कार्यकर्ता आधारित पार्टी में सिंधिया की राजशाही बर्दाश्त कर ली जाएगी क्या? एक म्यान में दो तलवारें सियासत में भी नामुमकिन होती हैं। क्या एमपी के शिवराज कभी बन पाएंगे सिंधिया? उस सूरत में कि जब ग्वालियर चंबल में पूरी खेप है बीजेपी के ऐसे नेताओं की जो सिंधिया को कोस कर अपना कद लगातार बढ़ाते रहे हैं, सिंधिया या उनके परिवार को। कांग्रेस इस पूरे एपिसोड को लोकतंत्र की हत्या बताकर चुनाव मैदान में जाएगी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान है कि देश की सरकार ने एमपी की सरकार गिराने में भूमिका निभाई है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की दलील है कि कमलनाथ सरकार तो खुद अपने बोझ से गिरी है। ये तो भटकी हुई नदियां थीं जो समंदर में आ मिली हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिंधिया का है, जिनकी आस्था में कांग्रेस के 22 एमएलए टूटे और 15 महीने में गिर गई कमलनाथ सरकार। अभी तो नए मेहमान की तरह सिंधिया सिर आंखों पर बैठाए जा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव के नतीजे आ जाने के बाद भी क्या रहेगा यही सूरत हाल? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? इसको बचाने की जिम्मेदारी सोनिया जी और राहुल जी की है। उनके यहां से इनके इतने बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफे देकर निकल गए, इतना बड़ा ग्रुप निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं करा है, सबने इस्तीफे दिए हैं और बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए। अब मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी इनका फैसला सही था या गलत था। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान में इशारा साफ है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के 26 विधायकों के साथ जीत की सौगात देने वाले सिंधिया की संभाल नहीं कर पाई कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही है और इसे चुनावी मैदान में मुद्दा बनाने जा रही है। प्रदेश की सरकार आप नहीं बचाओ, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, पर देश का लोकतंत्र तो आपको बचाना है। पर उसकी हत्या अगर मेरे देश की सरकार करने में लग जाए तो इतिहास याद रखेगा कि किस व्यक्ति ने किस तरीके से मध्य प्रदेश और देश का लोकतंत्र की हत्या की। मैं मानता हूं उसके लिए देश की सरकार ही जिम्मेवार है। चुनावी तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन सियासी मौसम बदलने लगा है। कांग्रेस से बीजेपी में गए पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू लौट के फिर कांग्रेस में आए और सिंधिया पर गरियाते हुए बोले कि उनकी वजह से कांग्रेस छोड़ी थी। लेकिन बीजेपी में तो इस समय नीचे से ऊपर तक सिंधिया राग है। उमा भारती को भी सुनिए जरा, कांग्रेस के लिए नहीं बीजेपी के हिसाब के रहे हैं सिंधिया। तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि सिंधिया जी बीजेपी में आ गए, बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि सिंधिया जी कांग्रेस में थे ही क्यों, उनको कांग्रेस में नहीं होना चाहिए था। ये बात तो राजमाता सिंधिया जी की थी कि माधवराव सिंधिया जी को भी जनसंघ में होना चाहिए था और बीजेपी में होना चाहिए था, और इसलिए उन्होंने तो वो इच्छा पूरी की है जो उनके परिवार में थी, उनकी दादी की इच्छा थी। अभी बेशक सिंधिया से ये भाईचारा है, लेकिन जिस पार्टी में महल को कोस कोस कर नेता बने हैं, वहां सिंधिया की सियासत के लिए गुंजाइश बन पाएगी क्या? क्या शिवराज सिंधिया को जमीन देंगे? नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, अनूप मिश्रा, प्रभात झा, इनकी सियासत का क्या होगा? कैबिनेट विस्तार में कितने होंगे सिंधिया समर्थक मंत्री? 24 सीटों के उम्मीदवारों में कितनों पर होगी सिंधिया की मोहर? बीजेपी में सिंधिया से कितना सद्भाव और कितनी संभाल? क्या अगले कुछ महीनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो बेहद खास दो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं गोपाल भार्गव जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी हैं। गोपाल जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान जीतू पटवारी हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के ऊर्जावान लीडर हैं। जीतू जी का भी स्वागत है। शुरुआत करते हैं गोपाल जी से ही। गोपाल जी, कल न्यूज 18 से बातचीत में आपके वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हमारा कोई रोल, कोई भूमिका नहीं है यहां जो तोड़फोड़ हुई उसमें। दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी संभाल नहीं पाए कांग्रेस को, इस वजह से सिंधिया जी अपने पूरे साथियों के साथ बीजेपी में आ गए। गोपाल जी। देखिए, अमित जी ने जो बात कही है शत प्रतिशत सही है। इस कारण से भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिंधिया जी को जो उनका स्वाभाविक रूप से और नैसर्गिक रूप से जो सम्मान होना था पार्टी के अंदर, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिताने में खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, कहा तो ये तक गया था कि यदि बहुमत आएगा तो सिंधिया जी के लिए मध्य प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री बना तो न बना तो दूर, सिंधिया जी को जो उनका स्वाभाविक रूप से अधिकार होता था उतना सम्मान भी उनको नहीं मिला। उनसे ये तक कहा गया कि आप सड़क पर उतर जाएं, आपको जो करना हो करें। और जिस प्रकार का अपमान उनके साथ में हुआ, स्वाभाविक रूप से एक व्यापक जनाधार वाला नेता कभी सहन नहीं कर सकता था। और जहां तक ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में सब किया तोड़फोड़, जैसा हमारे अमित जी कह रहे हैं, 1% भी सही नहीं है। पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है, जग जाहिर बात है कि सिंधिया जी के साथ आस्था रखने वाले लोग, उनके समर्थक लोग, ऐसे लोग जो मंत्री पद पर भी बैठे हुए थे, महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री थे, विधायक पद पर बैठे हुए थे, ऐसे सब लोगों ने अपने नेता की प्रतिष्ठा की खातिर और जो उपेक्षा हो रही थी पार्टी में उसके खातिर उन्होंने पार्टी से और मंत्री पद से इस्तीफा दिया, विधायक पद से इस्तीफा दिया। ऐसे वक्त में जहां आजकल एक सरपंच भी पंचायत का पद नहीं छोड़ना चाहते, एक पार्षद भी अपना पद नहीं छोड़ना चाहते, वहां पर लोग कैबिनेट मिनिस्टर का पद छोड़ दें तो निश्चित रूप से विचारणीय बात है। और सिंधिया जी और उनके साथी जो भी आए वो अपनी इच्छा से आए, मर्जी से आए और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आए, और जो उपेक्षा हो रही थी कांग्रेस पार्टी में उसके लिए आए। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये एक स्वच्छता और शुद्धता का दल बदल था। जहां तक लोकतंत्र की हत्या का सवाल है, कांग्रेस पार्टी को ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने देश में आपातकाल लगाया 1975 में, जिसने मध्य प्रदेश की और साथ में 3 राज्यों की चुनी हुई सरकारों के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकारों के लिए 2.5 साल में भंग कर दिया हो 1992-93 में, उन्हें कतई इस बात के कहने का अधिकार नहीं है कि वो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये सब हुआ, इसकी हत्या हुई, इसका अवहेलना हुई, ये कतई नहीं है। क्योंकि शैतान यदि बाइबल पढ़ने लगे तो मैं मान के चलता हूं कि ये उचित नहीं है। ये सब जो हो रहा था ये नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से होना था और हुआ। जीतू जी, शैतान यदि बाइबल पढ़ने लगे तो ये उपयुक्त नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये चूंकि आप संभाल नहीं पाए, आपने इंसल्ट की, उनकी बात सुनी नहीं, इसलिए गए। गोपाल जी भी वही बात कह रहे हैं, अमित शाह जी की बात को उन्होंने ही आगे बढ़ाया। जीतू जी, ज़्यादा इस पे बहस करने का विषय नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री, देश की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में अपनी भूमिका निभाती। कर्नाटक में निभाई, बिहार में निभाई, गोवा में निभाई, मध्य प्रदेश में निभाई, ये देश जानता है। अभी जेपी नड्डा के घर अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या झांझ मंजीरे बजा रहे थे जब ये सौदे ही तो हो रहे थे कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। दूसरा, जब मैं बेंगलोर गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहीं पे विधायकों क्यों ले गए? जब जहाज भारतीय जनता पार्टी ने हायर किया उसमें ही कांग्रेस के विधायक क्यों बैठे? जब वहां पे नरोत्तम मिश्रा, वहां पर भूपेंद्र सिंह, वहां पे रामपाल सिंह,
क्या गीत गाने गए थे? क्या गए थे, क्या करने? जब भारतीय जनता पार्टी का रोल ही नहीं है, अपने आप गिरी, तो ये क्या झांझ मंजीरे बजा रहे थे गोपाल भैया? फिर तीसरी बात, ये सब होने के बाद जब पूरी परिस्थिति बनी तो आपने कर्नाटक में कर्नाटक की सरकार से पुलिस लगवा के उनको एक तरह से किस तरीके से रोका था, और जब मैं ही गया था और कोई नहीं, साक्षी हूं मैं इस बात का, तो ये इस बात को करना मैं समझता हूं कि लोगों को मूर्ख बनाने जैसी बातें हैं। पर अगले अभी चुनाव होंगे 24, तो आपको जनता आपकी हैसियत बता देगी। जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ आपने वादा खिलाफी की, जो षड्यंत्र रचा, भावी पीढ़ी को जिस तरीके से इस लोकतंत्र की हत्या का एक तरह से प्रेरक बनाया आपने, वो आपको सबक सिखाएगी। सवाल यह है प्रवीण जी, मैं तो गोपाल जी से दो बातें पूछना चाहता हूं। प्रदेश के हालात क्या है? कोरोना में जब 5 मरीज थे, जब लॉकडाउन हुआ, अब 3000 से 4000 से ज्यादा मरीज हो गए, 6000 के आसपास हो गए, अब लॉकडाउन खोल दिया गया है। अब परिस्थिति यह है, एक दिन मुख्यमंत्री कहते हैं 15 तक लॉकडाउन रहेगा, दूसरे दिन कहते हैं नहीं हम खोलेंगे। एक दिशाहीन मुख्यमंत्री 5 मंत्रियों के कैबिनेट के साथ काम करता है, एक 3 महीने 2 महीने से कैबिनेट नहीं बना पाया। क्या हालात कर दिया आपने प्रदेश के, जहां किसान मर रहा है। गोपाल भार्गव जी, मुझे भगवान राम की सौगंध है आपको, अगर झूठ बोलो तो आपने इतना बड़ा भंडारा चलाया आपकी विधानसभा के जवाब ले लेते हैं। कितनी वेदना है, कितनी नहीं, पूरा सवाल ही नहीं हुआ, जवाब काहे का लोगे? कितनी वेदना है, कितनी वेदना मजदूरों की, तो किसानों की 300, 500, 1000 ट्रैक्टर की लाइनें लग रही है। कितनी वेदना है, प्याज किसानों का खेतों में पड़ा है, बिजली के बिल, अरे तो बहुत आने लग गए। आप सारे विषय समाप्त कर ले रहे जीतू जी, वक्त तो है हमारे पास पर्याप्त। गोपाल जी से जवाब लेते हैं। गोपाल जी, जो जीतू पटवारी जी आरोप लगा रहे हैं, एक तो वो, और दूसरा एक सवाल मेरा ले लीजिए गोपाल भार्गव साहब के, कांग्रेस तो नहीं संभाल पाई, आप संभाल पाएंगे? मैं आऊंगा जीतू जी, आपका बहुत वक्त है हमारे पास। गोपाल जी, आप संभाल पाएंगे कि नहीं? कांग्रेस तो नहीं संभाल पाई, सिंधिया जी को संभाल पाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से जब इस प्रकार के गठबंधन होते हैं और कांग्रेस पार्टी का जो एक गुट है पूरा, सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है उसका, तो इसके पीछे यही है कि हाईकमान और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ में जो कुछ भी चर्चा हुई, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि सारी बातों का समाधान हुआ होगा, सारी बातों की चर्चा हुई होगी। और जहां तक राजनीतिक एक प्रकार से मैं कहूं कि खरीद फरोख्त का या फिर वो दल बदल का या नैतिकता का प्रश्न है, कोई साधु सन्यासियों की जमात नहीं है जो राजनीति है। यदि कोई भारतीय जनता पार्टी 25 विधायक लेके 24 विधायक लेके आपके साथ ये कहेगा, यदि ये कहे कि मुझे आपके साथ आना है, आपके साथ जुड़ना है, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो मना कर देगी कि नहीं हम ये सब नहीं करेंगे? और जहां तक गरीबों का प्रश्न है, मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज जो सरकार चल रही है प्रदेश में, जितना गेहूं का उपार्जन हुआ है पंजाब से आगे निकल गए हम आज की तारीख में। हमारी खरीद किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि इस पूरे के पूरे उपार्जन के अंदर मिली है। रखने के लिए भंडार नहीं, ऐसी स्थिति बन गई है मध्य प्रदेश में। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसान सुखी है और मजदूर यहां पर आया है। मजदूर के लिए अब मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए आयोग बनाने का निर्णय किया। उनका पूरा रिकॉर्ड रहेगा, रजिस्टर रहेगा, और जब ऐसी कभी परिस्थितियां आएंगी तो उनके लिए आर्थिक मदद से लेकर रोजगार तक की सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सकारात्मक नजरिए से देखे। 60 साल तक उन्होंने देश पर राज किया। यदि ठीक राज किया होता, रोजगार की व्यवस्था की होती, तो ये सड़क पर मजदूर नहीं देखते। इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी कांग्रेस पार्टी है। हम 5-6 वर्षों में हम राम राज्य नहीं ला सकते, प्रयास कर रहे हैं, और इसी कारण से कृषि का उत्पादन बढ़ा है, बिजली का उत्पादन, सिंचाई बढ़ी मध्य प्रदेश में, सारी चीजें बढ़ी हैं। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये जो एक गुट मिला कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से आके, इसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास नहीं किया। बिल्कुल प्रवीण जी, बिल्कुल प्रयास नहीं किया। एक सवाल गोपाल जी मैं और ऐड ऑन करता हूं, जिस तरह उन्होंने जीतू पटवारी जी ने इशारा किया था,
जो एक जीतू पटवारी जी ने इशारा किया था उसको सवाल को ले लेता हूं गोपाल जी, वो ये कि आप जनता के बीच जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, अब वो कह रहे हैं। कतई मुश्किल नहीं होगी, बल्कि जनता उसकी तारीफ करेगी, प्रशंसा करेगी। और इसलिए ही मुश्किल नहीं होगी कि 15 महीने में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह सरकार चलाई, वचन पत्र में से एक वचन ही पूरा नहीं किया, किसानों की ऋण माफी नहीं हुई, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, 4 रुपया भी किसी बेरोजगार के लिए नहीं मिला। पूरा प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में इस प्रकार पहुंच गया था, हाहाकार कर रहा था। हम लोगों ने शांति का टापू बनाया मध्य प्रदेश को, और शांति के टापू की बजाय वह डाकुओं का, बलात्कारियों का, छोटे नाबालिग बच्चों की अपहरण का यहाँ पर उद्योग चालू हो गया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सारी बातें लेके हम वहां पर जाएंगे लोगों के पास में। क्या कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में क्या एक भी वचन पूरा किया है, और क्या इसको रहने का अधिकार था? और इसी के कारण से वो जो 24 विधायक टूटे, वो इसी कारण से कि हम अपने क्षेत्र में जाके क्या बताएंगे कि क्या उपलब्धियां हैं, इसी भय के कारण कि हो सकता है अगले चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो जाए यदि कांग्रेस पार्टी। अब जवाब ले लेते हैं जीतू पटवारी जी। बिल्कुल भी उन्हें फिक्र नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। गोपाल जी बहुत वरिष्ठ नेता है, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लंबे वक्त से जीतते आ रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं, उनकी पार्टी को कोई चिंता नहीं। जो आप कह रहे हो कि जाएंगे तो जनता सबक सिखा देगी। जीतू पटवारी। गोपाल भार्गव जी की मजबूरी ऐसा बोलना, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का गठन होना है, 10 तरह की और बातें हैं। मैं समझता हूं सारी भावनाओं को। आज ही 3 मंत्री वरिष्ठ उनके घर गए थे, सब ने मंत्रणा की है, क्या किए क्या नहीं किए, देश और प्रदेश समझ रहा है, इस बात को बोल नहीं पाएंगे। मेरा तो मैंने जैसा कहा गोपाल, तो आप जासूसी करा रहे होंगे गोपाल जी की। और सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। मुझे इतना बताओ कि कोरोना की इस महामारी में अगर 2 महीने से मंत्रिमंडल नहीं बना, क्या एक अच्छी सरकार के संकेत है? उत्तर हाँ या ना में दो आप। ये अच्छी सरकार के संकेत है गोपाल भार्गव जी, बताएं जरा। देखिए, समय काल परिस्थितियों के हिसाब से सारे निर्णय होते हैं। इस महामारी में कोरोना की जो भी पार्टी हाईकमान ने, मुख्यमंत्री जी ने उचित समझा होगा, ये हाईकमान उन्होंने किया, और उचित समय पर मंत्रिपरिषद बनेगी। मुझे नो, मैं आपसे ये मैंने अनुरोध ये किया गोपाल दादा कि आप इतना बताओ कि क्या इस कोरोना की महामारी में बिना मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री, क्या हाईकमान क्या कहेगा नहीं कहेगा, सही है या गलत? मैं तो इतना पूछना चाहता हूं। परिस्थिति छोड़ो, ये जो भयावह स्थिति बनी, इसके लिए शिवराज सिंह दोषी है या नहीं है, बताओ। नहीं, बेहतर काम कर रही है हमारी सरकार, और इसमें किसी को मैं दोषी बनाने की ये उत्तर इधर उधर की बात, समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। अरे गोपाल जी, आप सच नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं। एक सवाल मैं आपसे और पहचानो, आप हमारे बजरंग बली हैं, इतने डर के बात करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? 60 दिन में मंत्रिमंडल नहीं बना, कैसा एक तरह से कमजोर मुख्यमंत्री मैंने मेरी लाइफ में किसी प्रदेश का नहीं देखा, और आप तारीफ कर रहे हैं। अंधभक्ति और भ्रष्ट राष्ट्र की परिकल्पना पराकाष्ठा होती है। इतने भ्रष्ट राष्ट्र हो गए आप, क्या बात कर रहे हो? 60 दिन में मंत्रिमंडल नहीं बना, उसकी तारीफ कर रहे हो आप। भगवान भला करे आपका। कोरोना में अंधभक्ति मैंने जिंदगी में कभी किसी की गोपाल भार्गव जी, मुझे ये बताओ कि एक स्वास्थ्य मंत्री जहां सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप है, इंदौर आज तक नहीं गया, मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया। क्या ये एक अच्छे मुख्यमंत्री के और अच्छे स्वास्थ्य मंत्री के लक्षण है? जरा बताओ। देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण जब जाते हैं तो अव्यवस्था ज्यादा फैलती है। पूरे प्रशासनिक अधिकारी सारे के सारे उनके पीछे लग जाते हैं, पूरा प्रशासन। और मान के चलिए कि जो मुख्य काम है, जो मरीजों को देखने का, व्यवस्था करने का, सारा इसमें से ध्यान नहीं, गलत बात गोपाल भार्गव जी। आप उनको देखो गोपाल भार्गव जी, आप एक ईमानदार और एक स्पष्टवादी नेता के तौर पे मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं। आप कभी कभी अपनी पार्टी में भी गलत होते हैं तो मुखर होकर बताते हैं। मेरे 3 सवाल थे आपसे कि 60 दिन में जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल नहीं बना सका, क्या वो एक मजबूत मुख्यमंत्री हो सकता है?
एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि जिस शहर में सबसे ज्यादा कोरोना है वहां पे आज तक मुख्यमंत्री भी नहीं गया और स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं गया, तो आप उनकी पैरवी करने के बजाय अच्छा मुख्यमंत्री होता तो जाता या नहीं जाता? इनकी छोड़ो, आप बताओ हाँ या ना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो पूरा प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य संबंधी यदि काम के लिए जाते तो पूरा स्वास्थ्य का अमला उनके साथ में होता, अव्यवस्था फैलती, मरीज और चिकित्सा प्रभावित होती, इस कारण से वो नहीं गए होंगे। जहां तक है नंबर, दूसरी बात, जहां तक मंत्रिमंडल बनाने का प्रश्न है, मैं एक नया विषय जीतू जी, चूंकि कोरोना पे हम बहुत लंबे वक्त से चर्चा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, मार्च से कर रहे हैं, आज हम सिंधिया और सिंधिया के बाद के परिदृश्य पर बात कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी, एक सवाल मेरा जरूर आप ये ले लीजिए इस बात को लेके कि बहुत सारी सीट ऐसी हैं अभी भी जहां पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास कैंडिडेट नहीं। अगर मतलब मैं गिनाना शुरू करूं तो सावेर में ही मुश्किल होगी, अब प्रेमचंद गुड्डू आ गए हैं, उनका भी वहां पे लोग विरोध कर रहे हैं, उनको यदि आपने टिकट दिया तो। सुवासरा में भी लोग कह रहे हैं कि आपको दिक्कत होगी, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के सामने बदनावर में भी लोग कह रहे हैं कि आपको दिक्कत होगी। तो आप किस आधार पे ये दावा कर रहे हो कि सिंधिया जी और उनकी टीम को जनता मजा चखा देगी? जीतू पटवारी। प्रवीण जी, आपका जर्नलिज्म मैं बहुत उसकी इज्जत करता हूं और आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका फैन हूं, पर यह जानकारी आपको कहां से इतनी खराब मिली जिसमें इतने बड़े चैनल का नाम खराब होगा कि हमारे पास किस किस विधानसभा में कैंडिडेट नहीं है? हमारे पास कैंडिडेट एक से बढ़ के एक हर विधानसभा में है, और जब रिजल्ट आएगा, चुनाव होंगे और मुंह की खाएंगे और गोपाल भार्गव जी का सपना, मंत्री बनने का सपना रह जाएगा, फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब आपको यह एहसास होगा कि हमारे पास कितने कैंडिडेट है, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट है। आप कैसी बात कर रहे हैं प्रवीण जी? मैं तो आपसे सवाल करता हूं एक जर्नलिस्ट होने के नाते कि आप बताओ कि 1.5 साल पहले जो चुनाव हुआ जिसमें एक व्यक्ति चुन लिया गया, कांग्रेस पार्टी की विचार से चुना, वो वापस जब जाएगा लोगों से वोट मांगेगा तो क्या बोलेगा कि मैं क्यों वापस मैंने इस्तीफा दिया? इसलिए कि मैं बिक गया था, इसलिए कि मैंने आपके साथ धोखा किया, इसलिए कि मैंने आपका वोट लिया उसको मैं बेच आया? क्या जवाब है भाई? इसलिए कि जिस बीजेपी को मैं रात दिन गाली देता था उसकी मैं अब जे कर रहा हूं, इसलिए मुझे वोट दो, इसलिए वोट मांगेगा? किस लिए वोट मांगेगा? कैसी बात, कैसा विचार, कैसे संस्कार? कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जहां तक गोपाल भार्गव कह रहे थे कि 15 महीने सरकार चली, अरे भैया 15 महीने में 1 लाख रुपए तक के किसानों के ऋण माफ हुए, 15 महीने में बिजली का 100 रुपया 100 यूनिट कनेक्शन हुआ, 15 महीने में किसानों की उपज बढ़ी जो आप खरीद नहीं पा रहे हो, 15 महीने में 600 रुपया गरीबों की पेंशन की जो आपने 15 साल में 300 नहीं की थी, 15 महीने में जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा वो जग जाहिर है, 15 महीने में जो खाने पीने की चीजों के मिलावट के प्रति जो युद्ध लड़ा गया और अब वापस चालू हो गया, ये प्रदेश की जनता देख रही है। 15 साल बनाम 15 महीने, ये है कमलनाथ। मुंह धूल चटा देंगे भारतीय जनता पार्टी और 24 के 24 चुनाव में। कैंडिडेट की क्या बात करते हो आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो नाम, बड़े नाम की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैं अगर आपको लगातार गिनाऊं, आपने चूंकि कहा और कुछ सवाल मुझ पर भी किया, इसलिए मैं डिटेलिंग कर देता हूं कि भाई सावेर में लोग कह रहे हैं कि खराब सड़कें, पीने का पानी, कान्हा नदी का प्रदूषण, एक ये बड़ा मसला है और ये आपकी सरकार नहीं कर पाई, ऐसा वो प्रचारित कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने छोड़ा। ये तुलसी सिलावट जी का दावा भी है। सांची को लेकर भी लोग इसी तरह की बात कर रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध जगह है, वहां उस तरह से आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, वो वहां की जो बुनियादी मुश्किलें हैं आप यानी आपकी सरकार वो नहीं कर पाई, इस वजह से छोड़ा। तो ये उस अपने वोटर को कहीं ये इत्मीनान तो नहीं करा देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि भाई चूंकि काम नहीं हुआ इस वजह से हम लोगों ने पार्टी छोड़ी। प्रवीण जी, आज ही मैं एक गांव में गया तो एक व्यक्ति ने यह कहा मुझे कि मिलावट राम बिकाऊ राम मिलावट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है और कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। तो उस व्यक्ति ने गाली देके कहा कि 40 साल से तुम व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, फिर कांग्रेस में किस लिए थे? मैं बोल नहीं पा रहा हूं उन शब्दों को। जिस तरीके से सांची की बात की, सांवेर की बात की, सांवेर में मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि जब मैं वापस आपकी चैनल पे चुनाव बाद आऊंगा तो मुझसे आप बात करना, मिलना कि किसी हालत में बिकाऊ राम मिलावट चुनाव नहीं जीतेंगे। चुनाव बाद तक आपको रखेंगे साथ में। बड़ी
बड़ी जीत होगी। हाँ, सबसे बड़ी हार आज तक के इतिहास की मिलावट केवल एक सांवेर में या बाकी जगह भी? ये मैं आपसे वचन देता हूं साहब। मैंने 24 सीटों की बात की, आपने सांवेर का पर्टिकुलर जिक्र किया, आपने सांची का पर्टिकुलर जिक्र किया। मैंने आपसे कहा कि वोट कैसे मांगेंगे ये लोगों से? ये कहेंगे कि आपने मुझे 1.5 साल पहले वोट दिया था, उस वोट को मैंने बेच दिया है। ये कहेंगे कि 1.5 साल पहले आपने मुझे वोट दिया था, उसके साथ मैंने धोखा किया है। क्यों चुनाव की नौबत आई, ये सवाल वोटर पूछेगा या नहीं पूछेगा? क्या कारण था कि एक अच्छी चलती हुई सरकार 1.25 साल में आपने गिरा? सुर्खी में पारुल साहू ये सवाल जो लीडर रही है, एक बार आ भी चुकी है वो गोविंद राजपूत को। और दूसरा एक सवाल मेरे ले लीजिए सर, ये आज के विषय के इर्द गिर्द रह जाएगा। सुर्खी में जो माफ कीजिए पारुल साहू जो हरा चुकी है, एक बार उन्हें मौका मिल सकता है। यहां बमोरी में जो निर्दलीय खड़े हो गए थे, सारा गणित बिगाड़ दिया था, केएल अग्रवाल जो बीजेपी के पूर्व मंत्री, क्या उन्हें भी मौका दे सकती है कांग्रेस? प्रवीण जी, किसको मौका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा ये सही समय पे आपको बताया जाएगा। सिर्फ सबसे अच्छा कैंडिडेट, सबसे जनता की पसंद वाला कैंडिडेट, जनता के दर्द को समझने वाला कैंडिडेट, और सबसे बड़ी बात, इन जो बिकाऊ लोग जो गए, इस तरीके से संस्कार से रहित कैंडिडेट इस बार चुना जाएगा, इस बार बताया जाएगा, पब्लिक को दिया जाएगा। अच्छा, सिंधिया जी की भूमिका आप क्या देखते हैं? क्या आपको भी लगता है, एक बार कमलनाथ जी न्यूज 18 पर हमारे साथ थे, उन्होंने कहा मुझे दुख होता है, हमारे साथी हैं और इस वक्त अपमानित हो रहे हैं बीजेपी में, ऐसी कुछ राय आपकी भी है क्या? जीतू पटवारी जी, सिंधिया जी का क्या भूमिका आप देखते हैं बीजेपी के अंदर आने वाले दिनों में? कमलनाथ जी की अपनी सोच हो सकती है। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का, जैसे शिवराज जी हैं, जैसे नरेंद्र तोमर है, जैसे गोपाल भार्गव है, वैसे ही अब श्रीमान जिनका आपने नाम लिया वो है। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का विचार और कांग्रेस का विचार है। हम विचार और आइडियोलॉजी के साथ चुनाव लड़ते हैं, एथिक और लोगों की मदद भावनाओं के साथ चुनाव लड़ते हैं। हमें कौन व्यक्ति है इसके हमें कोई चिंता थी भी नहीं और है ही नहीं। मैं मानता हूं कि हर हालत में कांग्रेस पार्टी का विचार कमलनाथ के नेतृत्व में जीतेगा। इनकी भूमिका को लेकर कोई कि अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें कुछ गड़बड़ होगी आपको लगता है? फिर उसके बाद टिकट वितरण में कुछ गड़बड़ होगी जिस तरह से चल रहा है, इस पर नजर तो आप रखे होंगे। जैसे गोपाल भार्गव भी कह रहे हैं कि भाई जो घोर सियासी पार्टियां हैं वो सारे समीकरणों पर नजर रखती हैं। अभी गोपाल भार्गव जी चले कहां गए ये बताओ पहले तो। सही सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पाए? क्या कारण है कि उनको टीवी छोड़ के जाना पड़ा? इसका मतलब है कि दरअसल कुछ तकनीकी नहीं कारण राजनीतिक नहीं था, कोई तकनीक की कारण ही नहीं होते हैं, बहाने होते हैं गोपाल जी के साथ। क्योंकि जवाब नहीं है जनता को देने। भाई साहब, नो, गलत बात है ये। जनता समझती है, सब समझती है, आप कुछ भी बोलो। ऐसे ही जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो ये क्या कहेंगे कि जिस पार्टी, जिस विचार, जिस नेता को हम कोस रहे थे अब उसी के साथ हो गए हैं, इसलिए वोट दें हमें। क्या कहेंगे कि मध्य प्रदेश के अस्तित्व को हमने बेच दिया? माफ कीजिए वक्त रही बात। जीतू जी बहुत शुक्रिया, आपका वक्त हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता। जीतू पटवारी जी का भी बहुत शुक्रिया। गोपाल भार्गव जी के पास कुछ तकनीकी दिक्कत के बाद के कारण हम नहीं जा पाए अभी दोबारा कोई सवाल लेने, उनका भी बहुत शुक्रिया। आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये सब दावे, जितने प्रति दावे, आरोप प्रत्यारोप बहुत जल्दी लोगों के बीच जाएंगे और असल परीक्षा वही हो जाएगी। पब्लिक क्या सोच रही है, क्या तय कर रही है, क्या किस तरह से वो चीजों को समझ रही है, ये सारा कुछ तय हो जाएगा आने वाले दिनों में। अभी इलेक्शन अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन जब होगा तो पता लग जाएगा कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।